ओके, ध्यान देना इधर बेटा। आज का अपना जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, उसका नाम है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। सुनना इधर, नाम से पता चलता है उत्परिवर्तन। उत का मतलब होता है बेटा अचानक, अचानक होने वाले परिवर्तन। अपना लाइफ साइकिल सही चल रहा है, किसी कारणवश अपने जीन के अंदर क्या हो गया बेटा, उत्परिवर्तन हो गया। बुढ़ी दौड़ोड़ी हमको आयो, हमको आयो। चलो, उत्परिवर्तन का मतलब अपने जीन के अंदर, सुनना बेटा, जीन किस पर होते हैं, गुणसूत्र पर होते हैं। गुणसूत्र पर जीन के अंदर किसी एक की कमी हो जाए अचानक, किसी एक की अधिकता हो जाए, या फिर कोई डबल हो जाए, द्विगुणन हो जाए, विलोपन हो जाए, या प्रतिलोमन हो जाए, या स्थानांतरण हो जाए किसी भी कारणवश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। जैसे हम बात करते हैं कि कुछ सालों पहले जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी है, वहाँ पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था कि नहीं होता? वो तो कई साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी वहाँ की जो संतति उत्पन्न होती है वो किसी न किसी रोग के साथ में उत्पन्न होती है, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो न्यूक्लियर अटैक था, वहाँ से कुछ हानिकारक किरणें निकली, वहाँ से कुछ केमिकल्स निकले, कुछ हम कह सकते हैं कि रेज निकली। उन किरणों ने क्या किया, वहाँ के लोगों के गुणसूत्र में कुछ जीनों में बदलाव कर लिया, कुछ की कमी कर ली तो कुछ में अधिकता कर ली, कुछ का स्थान चेंज कर लिया तो कुछ को एक दूसरे से चेंज कर लिया, या कुछ की संख्या में वृद्धि कर ली, कुछ की संख्या में कमी कर ली। तो उससे आज भी वहाँ जो लोग पैदा होते हैं वो किसी न किसी कह सकते हैं कि कुपंग के साथ पैदा होते हैं, या वो किसी न किसी अभाव के साथ में पैदा होते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उत्परिवर्तन बोलते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि उत्परिवर्तन रियल में है क्या, समझना पहले। जीव में अचानक, सडन, अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं बेटा, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। इस उत्परिवर्तन की सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ह्यूगो डी ओके। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया था, इस उत्परिवर्तन की खोज की थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि इस उत्परिवर्तन से क्या होता है, इस म्यूटेशन से उस जीव की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। संरचना में क्या आ जाता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। ओके, सुनना आगे। एक तो ये चीज, फिर बात करते हैं इसके प्रकारों के बारे में कि वे म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। तो हम बात करेंगे, ये म्यूटेशन 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। बाद में लिख लेना, समझ लो इधर राकेश। सबसे पहला होता है गुणसूत्रीय। क्या होता है बेटा? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन, या इसको बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, या इसको फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन भी कहते हैं। वो आगे देखते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी आगे चल करके कितने प्रकार का होता है बेटा। एक तो होता है संरचनात्मक। क्या होता है बेटा? संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन।
और दूसरा होता है संख्यात्मक। जीन उत्परिवर्तन की बात करें तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि इसको बिंदु उत्परिवर्तन भी कह सकते हैं, और इसी के अंदर एक नाम आएगा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। एक छोटा सा चार्ट है जिसको हमें समझना है कि जो अपने पास में फर्स्ट गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, वो कितने प्रकार का बताया अभी हमने? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? पहला कौन सा? पहला कौन सा बताया बेटा? संरचनात्मक। दूसरा संरचनात्मक की हम बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। किसमें? इसको हम आगे चल के 4 भागों में बांट सकते हैं, मतलब ये 4 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला विलोपन। क्या होता है बेटा? विलोपन। दूसरा द्विगुणन। क्या बेटा? द्विगुणन। तीसरा स्थानांतरण, और चौथा प्रतिलोपन। अगर बात करें संरचनात्मक की तो जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूटेशन। गुणसूत्र की स्ट्रक्चर में चेंज होता है। विलोपन को हम बोलते हैं डिलीशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिलीट होना। द्विगुणन को बोलते हैं डुप्लीकेशन, डबल होना। स्थानांतरण को बोलते हैं ट्रांसफर, और इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। इसमें ये चीज होगी, इस वाले विलोपन की बात करूं कि ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर ये जीन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई और ये एफ। चल देखना अब इधर कि ये गुणसूत्र है। विलोपन का मतलब ही क्या होता है? कमी। इसमें एक गुणसूत्र इस गुणसूत्र के एक जीन में कमी आ जाती है, और एक जीन में कमी आ जाएगी तो क्या होगा? वो जीन, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि ये एफ है, इस एफ में या एफ का डिलीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया,
ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। एफ कहाँ गया? किसी रीजन से अचानक एफ चला गया, तो एक गुणसूत्र की कमी आ जाने से वो भुजा कैसी होगी बेटा? पहले जितनी बड़ी थी अब क्या हो गई? छोटी हो गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विलोपन। और इस विलोपन का सबसे अच्छा उदाहरण है कि गुणसूत्र नंबर 5 जो होता है उसमें एक जीन डिलीट हो जाता है जिससे उसकी भुजा छोटी हो जाती है, और यह सिंड्रोम बच्चों में देखने को मिलता है। इसका नाम होता है क्राई डू कैट। क्या नाम लिखा? क्राई डू कैट। मतलब जो बच्चा रोता है, नॉर्मल जो बच्चा रोता है वो आवाज ना आकर के बिल्ली कैसे रोती है उसकी आवाज आती है। ठीक है, क्राई डू कैट एक सिंड्रोम है। एक हिंदी में लिख दूं इसको, क्राई डू कह दो या टू कह दो, टू कैट सिंड्रोम। क्यों होता है? 5वें गुणसूत्र की भुजा में परिवर्तन से। समझ में आया? अब इसकी बात करें द्विगुणन की, तो द्विगुणन में क्या होगा बेटा? द्विगुणन में होगा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब एक जो जैसे एफ जीन है ये एक और बन गया, ये एफ। तो भुजा क्या हो गई बेटा? लंबी हो गई। ठीक है, तीसरी बात करें स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब जीन जो है वो अपनी जगह बदल देते हैं। ठीक है, इसमें भुजा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी नीचे आ गया, ई ने इसकी जगह ले ली, ई ने डी की जगह और डी की जगह ई ने ले ली, डी ई की जगह आ गया और ई डी की जगह आ गया। ये परिवर्तन हो गया। फिर प्रतिलोमन है। प्रतिलोमन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये गुणसूत्र है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, वो क्या होते हैं? इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये बी है और ये सी है, ये बी घूम करके यहाँ आ जाता है और ये सी घूम करके यहाँ आ जाता है। तो सी कैसा होगा? उल्टा होएगा ना। ये अगर इधर आएगा तो उल्टा होएगा कि नहीं होएगा? और ये बी यहाँ आ जाता है तो कैसा होएगा? ऐसा कह सकते हैं, या बी क्या बन जाएगा? ऐसा कह सकते हैं, या बी क्या बन जाएगा? ऐसा कह सकते हैं। तो ये आपस में जगह चेंज कर लेते हैं और कुछ भी नहीं। उनका क्या होता है? प्रतिलोमन होता है। जैसे ये ए कह दो, बी की जगह कौन आया? सी। और सी की जगह कौन आया? बी को मैं ऐसे ही रखूं क्योंकि बी जो है वो जगह चेंज करेगा, तो इस तरीके से बन सकता है। ये डी ई और तो समझ में आना चाहिए कि रियल में हुआ क्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो एक छोटा सा चार्ट है संरचनात्मक में, इसके सिर्फ नाम ध्यान रखो तो भी काफ़ी है। ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी ध्यान रखना, सिलेबस में ये वाली चीज़ है। इसको समझना। इधर संख्यात्मक यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अभी तक हमने संख्या में परिवर्तन नहीं किया, इसमें हम संख्या में परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। ये भी 2 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का? पहला होता है सुगुणिता। क्या होता है? यूप्लॉइडी, यू। और ये होता है असुगुणिता। क्या होता है? क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी।
ये यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में ये टर्म लिख रखी है। सुगुणिता के पास में यूप्लॉइडी और इसके पास में एन्यूप्लॉइडी। सुगुणिता का मतलब गुणसूत्र बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? गुणसूत्र का पूरा सेट बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करूं कि अगुणित है, इस अगुणित के गुणसूत्र सीधे डबल हो गए तो वो क्या बन गया? द्विगुणित। वो क्या बन गया? त्रिगुणित। वो क्या बन गया? चतुर्गुणित। इसको बोलते हैं अच्छी वाली गुणिता, जो हमें चाहिए होती है। अगुणित युग्मक पढ़ते हैं हम, अगुणित होते हैं। जीव कैसा होता है? द्विगुणित होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। तो ये चीजें हमें चाहिए होती है। उत्परिवर्तन है लेकिन अच्छा उत्परिवर्तन है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, गुणसूत्र के सेट में अधिकता। लिख सकता हूं अगुणित, द्विगुणित, डिप्लॉइड कहते हैं, त्रिगुणित। ये चीज समझ में आई बेटा? इसको देखना। असुगुणिता का मतलब बढ़ोतरी तो नहीं होगी, कमी हो सकती है। अब कमी भी हो सकती है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसमें तो हम सीधे सेट को बढ़ा रहे हैं, पूरे सेट को। इसमें सेट न होकर के एक या दो गुणसूत्र बढ़ेंगे, एक या दो गुणसूत्र घटेंगे। क्या लिखेंगे? एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की अधिकता या कम। इस बेस पर हम इनको भी दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? समझ लेना बेटा इस चीज को। कितने भागों में बांटा? पहला, अगर कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे, कमी को बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोसोमी। ठीक है, और अधिकता को क्या कहेंगे? हाइपरसोमी। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपरसोमी। अब हाइपोसोमी क्या है, हाइपरसोमी क्या है? हाइपो का मतलब समझना इधर, एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी या अधिकता? कम। कमी। और उसमें क्या बात करेंगे? इसमें क्या कहेंगे बेटा? इसकी क्या होगी? एक या अधिक गुणसूत्रों की अधिकता। समझ में आया? अब कमी होती है तो कैसे देखते हैं, अधिकता होगी तो कैसे देखेंगे? देखना इधर, अगर कमी होती है तो एक की हो सकती है, दो की हो सकती है, ज्यादा की हो सकती है। अगर एक की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? देखो, अगर एक की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं मोनोसोमी। क्या बोलते हैं बेटा? मोनो का मतलब एक की कमी होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोसोमी। कैसे? यहां हम लिख सकते हैं कि ये तो पूरा गुणसूत्र, इसमें कितने की कमी हुई? एक की कमी हुई। इसके एग्जाम्पल को हम अभी समझेंगे। दूसरी बात करते हैं कि अगर दो की कमी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं नल्ली सोमी या न्यूली सोमी। नल्ली सोमी या कितने की कमी? 2n माइनस। ओके, इसकी बात करें तीसरी, अगर अधिकता होती है, हाइपरसोमी में अधिकता होगी, एक की अधिकता हो जाती है तो 2n + 1 होगा।
2n+1, 2n का मतलब जैसे अपने 46 गुणसूत्र है, 46 में से एक गुणसूत्र बढ़ गया तो वो किस में बढ़ेगा? जैसे ये गुणसूत्र नंबर 1, इसमें कितनी पालियां? 1 2। अगर एक गुणसूत्र बढ़ाए तो कितनी पालियां होगी? 3 होगी कि नहीं होगी? जैसे कि 46 गुणसूत्र है मतलब 23 जोड़ी, 22 + xx और 22 + xy। 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक आ जाता है तो 21वें में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई? 3 हुई कि नहीं? 2 तो होते ही है पालियों में, एक और बढ़ गई, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। यानी कि 2n प्लस और 2 बढ़ जाए तो टेट्रासोमी। टेट्रा, इसे कहते हैं 2n प्लस। ओके, अब एग्जाम्पल ध्यान से देखना कि कैसे बनते हैं। अपने जो मोनोसोमी है, इस मोनोसोमी का मतलब एक की कमी। इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल आता है जो आगे अपने सिलेबस में भी है, और उस एग्जाम्पल का नाम है टर्नर सिंड्रोम। क्या नाम है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ये टर्नर सिंड्रोम मादाओं में पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती तो कितनी है? 46 होती है, लेकिन एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? 45। तो 2n बराबर 44 प्लस x0। समझना बेटा इधर, जिसे हम कहते हैं बंध्य, एक ऐसी मादा या एक ऐसी माता जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसमें रियल में होता क्या है? टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या होता है बेटा? टर्नर सिंड्रोम होता है। समझ में आया? जैसे गांव में बहुत टाइम पहले जो एक धारणा चलती थी कि अगर किसी लेडी के बच्चा नहीं हो रहा है तो सास वगैरह कहते थे कि भाई आप बंधे हो, यानी कि आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, हम अपने लड़के की शादी किसी और से करवाएंगे। तब एक बार आप चेकअप करवा लो, मेरा भी करवा लो, आपके बेटे का भी करवा लो, क्या पता उनमें ही गड़बड़। नहीं, ये तो मर्द है, इसमें कभी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। फिर क्या? दूसरी शादी करवाते हैं, दूसरे मैडम के भी बच्चा नहीं होता। मतलब कि दिक्कत किस में? चलो वो एक अलग बात है, वो धारणाएं अब गई। अपन इसकी बात करते हैं। अगर मदर में प्रॉब्लम हो जाए रियल में, तो क्या होता है? एक गुणसूत्र नहीं बनता। मतलब अब मादा के पास में गुणसूत्र कितना बचा? लिंग गुणसूत्र एक x, नर के पास में x और y दोनों है, तो इस x के मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और ये मादाओं में पाया जाता है, और इसको हम बंध्य मादा भी कहते हैं। एक गुणसूत्र की कमी हो गई। नलीसोमी से और इतना ध्यान दो कि 2 गुणसूत्रों की कमी, मतलब 2 गुणसूत्रों की कमी हो जाती है, 2n-2। अब आता है जो सिलेबस में है ट्राइसोमी, एक गुणसूत्र की अधिकता। इसमें एक एग्जांपल समझना, क्या लिख रहा हूं मैं? डाउन सिंड्रोम। क्या लिख रहा हूं बेटा? डाउन सिंड्रोम। डाउन का मतलब तो क्या होता है, याद कैसे रखोगे वो बता रहा हूं। टर्न का मतलब क्या होता है? टर्न का मतलब है कि हमने गुणसूत्र स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचे? 46 तक। 46 से टर्न लेकर के कितने पे आ गए? याद रह जाएगा, एक टर्न लेना है और 45 पर आना है तो टर्नर सिंड्रोम याद हो जाता है। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, और हमें इसका उल्टा करना है, एक गुणसूत्र को बढ़ाना है, यानी कि 2n+1 तो हो ही रहा है। अपने पास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 44 प्लस xx या 44 प्लस xy। एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47। कितनी हो जाती है? 47। या ये भी हो सकता है 44 प्लस xy y। नर में भी हो सकता है, मादा में भी हो सकता है। इससे गुणसूत्र कितने बने? 47। और जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, जिनको हम किन्नर कहते हैं, वो किन्नर और कुछ भी नहीं। सॉरी बेटा, एक मिनट, हमें डाउन सिंड्रोम बताना था, हम क्लाइनफेल्टर में चले गए, सॉरी। हाँ,
एक मिनट, डाउन को देखना इधर। डाउन का मतलब है कि एक की अधिकता, मतलब कि 44, सॉरी गुणसूत्र तो अपने पास में 46 है, लेकिन एक की अधिकता हो जाती है और गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47। अब सुनना, ये डाउन सिंड्रोम 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस एक्स वाई 46 गुणसूत्र हुए, लेकिन जो आगे की तरफ जो 44 है जिसको हम कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम उस कायिक गुणसूत्र में जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें एक अधिक हो जाता है। मतलब इस डाउन सिंड्रोम का लिंग पर कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई गुणसूत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कायिक गुणसूत्र को बताएगा, मतलब कायिक लक्षण को बताएगा। तो हम क्या कहेंगे? 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता, फिर भी संख्या तो कितनी होगी? 47 होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इससे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इससे होगा क्या? ये जिन बच्चों में होता है उन बच्चों का मुंह जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, मुंह खुला रहता है, जीभ आंशिक रूप से बाहर रहती है, ये थोड़े मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली रिटार्ड रहते हैं, मानसिक अवमंद होते हैं, हाथ की उंगलियां और हाथ बड़े होते हैं, इन हाथ में ये जो रेखाएं दिख रही है बेटा, ये गहरी रेखाएं दिखने लग जाती है, जिसको हम पाम क्रीज कहते हैं। ठीक है, और इस डाउन सिंड्रोम को हिंदी में बोलते हैं मंगोलिज्म। मंगोलिज्म, और इस बच्चे को बोलते हैं मंगोल। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, जैसे अभी एक मूवी आई थी जिसका नाम था तारे जमीन पर, मतलब सितारे जमीन पर, अभी जस्ट एक कुछ दिन पहले। ठीक है, उसमें एक बच्चा था, मतलब सारे एबनॉर्मल ही थे, एक बच्चा था पूरी वाइट बॉडी थी, चश्मा पहने हुए। ठीक है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, रियल में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है ना। तो उसमें जीव आंशिक रूप से बाहर है, समझ उनको सब आता है, लेकिन ये है कि शरीर उनका जो है वो कंट्रोल में नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। इसी का एक और एग्जाम्पल है अपने पास में, एक और एग्जाम्पल है, और उस एग्जाम्पल को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्लाइनफेल्टर। समझना इस उदाहरण को, लास्ट एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर। क्या है? क्लाइन, अरे क्या है बेटा? इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की क्या बात है? इसमें 44 प्लस एक्स एक्स तो है, एक वाई गुणसूत्र आ गया, गुणसूत्र कितने बने? या 44 प्लस एक्स वाई है, एक और एक गुणसूत्र आ गया जिससे क्या बन गया? एक्स वाई वाई बन गया, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? 47। मतलब इन व्यक्तियों को हम वो क्या कहते हैं? किन्नर कहते हैं या ट्रांसजेंडर कहते हैं, कि एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। क्यों होती है? उत्परिवर्तन के कारण होती है। सुनना, एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई ये तो संतति पैदा हुई है, ये भी संतति पैदा हुई है, ये भी संतति पैदा हुई है, लेकिन इनके पेरेंट्स मदर और फादर सही थे तभी तो संतति बनी। तो मदर और फादर में तो कोई कमी नहीं थी, इनमें क्यों आ गई? एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई या एक गुणसूत्र की कमी हो गई, इस कारण ये एबनॉर्मलिटी, इस कारण ये असामान्यता आई है। समझ में आया? देखना बेटा एक बार इधर देखो, चलो पहला तो क्या है? पहला क्या है बेटा? इधर इधर संरचनात्मक। संरचनात्मक मतलब उसकी संरचना में परिवर्तन होना, चार तरीके से हो सकता है, विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण और प्रतिलोमन। दिख रहा है क्या बेटा सबको? ठीक है, उसके बाद में संख्यात्मक। संख्यात्मक मतलब उसकी संख्या में परिवर्तन होना, संख्या अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। पूरा सेट बढ़ जाए तो उसको अपन यूप्लॉइडी कहते हैं, पूरे एक या एक से अधिक गुणसूत्रों में कमी हो जाए तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अगर सुगुणिता हो तो अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित, चतुर्गुणित, पंचगुणित, और अगर एन्यूप्लॉइडी हो तो इसको दो भागों में बांटे हैं, हाइपोसोमी और हाइपरसोमी। हाइपो का मतलब कमी, हाइपर का मतलब अधिकता। इसको दो भागों में बांटा, मोनोसोमी और नलीसोमी। इसको भी दो भागों में बांटा, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। मोनोसोमी की बात करें तो एक गुणसूत्र की कमी जिसमें हम टर्नर सिंड्रोम देखते हैं, और नलीसोमी का मतलब दो गुणसूत्र की कमी।
ट्राइसोमी का मतलब एक गुणसूत्र की अधिकता, और टेट्रासोमी का मतलब एक दो गुणसूत्र की अधिकता। तो हमें 3 सिंड्रोम ध्यान रखने हैं, एक टर्नर सिंड्रोम, एक डाउन सिंड्रोम और एक नीचे की तरफ है जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ध्यान में रखना है। ये है उत्परिवर्तन। इस चार्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 सिंड्रोम फिर अपने सिलेबस में है, अलग से टॉपिक है जिसको अपन वापस करेंगे। ठीक है, तो आप बेटा नोट डाउन करो। कहाँ से? यहाँ से नोट डाउन करो, फिर वो स्लाइड आगे वाली बताता हूँ आपको।